हेलो एवरीवन, सो आई होप दैट एवरीबडी इज डूइंग वेल। सभी की तबीयत वगैरह अच्छी है। ऑनलाइन क्लास आज होगा हम लोगों का कंसाइनमेंट अकाउंट में। अब नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। सो शुरू करेंगे। सब कॉपी बुक्स अपने सामने ले लीजिए एंड विल स्टार्ट इन एग्जैक्टली 30 seconds। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस का सिंपल मीनिंग ये है कि ऐसा लॉस जो कि हर साल नहीं होता है, कुछ अचानक से कुछ हो जाने के कारण एक लॉस हो जाता है, उसको हम अबनॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। द वर्ड अबनॉर्मल, ये जो वर्ड है अबनॉर्मल, इसी वर्ड का सिंपल सिंपल सा मीनिंग, अबनॉर्मल वर्ड का सिंपल सा मीनिंग ये है यूनिक, ठीक है। फाइन, ओके। सो अभी अबनॉर्मल लॉस किन कारणों से हो सकता है। एक एग्जांपल हम लोग सिंपल ले सकते हैं कि लॉस बाय फायर। गोडाउन है, गोडाउन में अचानक से आग लग जाती है, आग में कुछ सामान जल जाता है, ये अबनॉर्मल लॉस है। क्यों? क्योंकि हर साल जरूरी नहीं है कि आपका गोडाउन में आग लग जाएगी, ठीक है। सो सच लॉसेस विच अकर वंस इन अ टाइम आर नोन एज अबनॉर्मल लॉसेस। अब हम लोगों ने प्रीवियसली कुछ चैप्टर्स में ये अबनॉर्मल लॉस को देखा है और वहां पे हम लोगों ने समझा था कि अबनॉर्मल लॉस क्या है। कंसाइनमेंट अकाउंट में भी बेसिक वही है, बस जर्नल एंट्रीज थोड़ा चेंज हो जाएंगी। तो हमारा अबनॉर्मल लॉस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है कि अबनॉर्मल लॉस जब भी होगा तो वी विल रिमूव फ्रॉम द अकाउंट। मतलब कि अबनॉर्मल लॉस किसी भी अकाउंट में अगर हो रहा है तो वो अकाउंट से हम अबनॉर्मल लॉस को हटा के एक अलग अकाउंट में डाल देंगे एंड दिस अदर अकाउंट विल बी द अबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। सो यहां पे भी बेसिक कंसाइनमेंट में भी बेसिक ये करेंगे ही, ठीक है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या जर्नल एंट्रीज होगी, वो हम एक एक करके देखना भी शुरू करेंगे, ठीक है। ओके ओके, सो देखते हैं कि क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबनॉर्मल लॉस या कोई भी लॉस जब होगा तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि ये लॉस का नेचर पहचानना है, ठीक है। नेचर का मतलब कि ये अबनॉर्मल है या नॉर्मल है, ये मुझे समझना है। एक बेसिक इसका टेस्ट टेस्ट क्या है कि ये जो लॉस है, इज इट रिकरिंग, ठीक है। इज इट रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर लॉस है, ये क्या बार बार हर साल होगा। अगर आंसर हुआ यस तो मोस्टली ये नॉर्मल लॉस होता है, ठीक है। अभी यस कब होगा, 100% होना चाहिए कि मुझे हिस्टोरिकली मुझे पता है कि अगर मैं 200 लीटर्स ऑयल ट्रांसपोर्ट करता हूं तो हर बार जितना बार भी मैं ये भेज रहा हूं उतना बार मेरा 5 लीटर से लेके 15 लीटर तक लॉस होता ही होता है। मतलब कि 200 मैं भेजता हूं लेकिन जिसको मैं भेज रहा हूं कंसाइनी को हर बार 195 से लेके 185 लीटर्स के बीच ही इतना ही पहुंच पाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 200 मैंने भेजा और 200 लीटर्स ही उसको पहुंच गए पूरे पूरे, ठीक है। तो ये सिचुएशन में मुझे पता है कि इज इट रेकरिंग, यस, हर बार ये लॉस हो रहा है। जितना बार भी मैं 200 लीटर भेज रहा हूं या कितना कुछ भी भेज रहा हूं, दिस लॉस इज हैपनिंग, मीनिंग दिस काइंड ऑफ अ लॉस विल बी अ नॉर्मल लॉस। उसका हम लोगों ने ऑलरेडी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर लिया है।
बट यहां पे जब भी आंसर यस नहीं होगा, ठीक है, जहां पे भी इज इट रेकरिंग का आंसर नो होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 200 यूनिट्स मैंने भेजा और रोड एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण 150 यूनिट्स, सिर्फ सिर्फ 150 यूनिट्स ही बचे, बाकी के 50 वेस्ट हो गए। तो यहां पे जो ये 50 यूनिट वेस्ट हो गए, दे आर व्हाट, दे आर अबनॉर्मल लॉस, ठीक है, क्योंकि हर बार जब भी आप सामान भेज रहे हैं, हर बार तो रोड एक्सीडेंट नहीं होगा, एक बार ही हुआ है, जरूरी नहीं है कि अगले बार भी होगा, ठीक है। तो यहां पे इज इट रेकरिंग का आंसर क्या होगा, इट विल बी नो, रोड एक्सीडेंट विल नॉट हैपन एवरी टाइम, ठीक है। सो नाउ दिस विल बी एन अबनॉर्मल लॉस। सबसे पहले कोई भी लॉस, किसी भी क्वेश्चन में लॉस रहेगा तो आप पहले ये टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अबनॉर्मल लॉस पे, ठीक है। फाइन, नाउ वी नो दैट हमारा जो लॉस है, दैट लॉस इज फॉर श्योर एन अबनॉर्मल लॉस। हमें 100% समझ में आ गया है कि ये जो लॉस है ये अबनॉर्मल लॉस ही है। तो हम यहां पे दो चीजें ध्यान देंगे, इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड, ठीक है। इज माई प्रोडक्ट इंश्योर्ड और इज माई प्रोडक्ट अनइंश्योर्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 200 यूनिट्स भेजा, पूरे 200 यूनिट्स का इंश्योरेंस लिया मैंने, ठीक है। तो अब अगर यहां पे मेरा रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो ये 200 यूनिट्स का जो पैसा है वो मेरा रिफंड हो जाएगा। रिफंड इज नॉट द राइट वर्ड, आई विल गेट द इंश्योरेंस क्लेम, I will get the insurance claim on this 200 units if anything happens to this particular product. If anything happens to this 200 units. Fine. So यहाँ पे अब मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखना है। अब सबसे पहले हम लोग अनइंश्योर्ड से स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि उसका इजी है, ठीक है। तो अगर मेरा गुड्स अनइंश्योर्ड है, मतलब कि पैसे वापस आने का कोई चांस नहीं है, अगर लॉस हो गया तो वो पैसा डूब गया। फॉर एग्जाम्पल एक यहां पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि 200 यूनिट्स एट 10 एट ₹10 हमने कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा, ठीक है। ये 200 यूनिट्स जाते जाते अचानक से एक्सीडेंट हुआ एंड पूरा सामान लॉस हो गया, ठीक है। अब जब ये होगा तो कंसाइनर के बुक्स में, ठीक है, कंसाइनर के बुक्स में सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये 200 यूनिट्स को अपने नए अकाउंट विच इज द अबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है, इस अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो अबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ये आपका पहला एंट्री होगा, अगर इंश्योर्ड है तब भी, अगर अनइंश्योर्ड है तब भी। अगर कुछ लॉस हुआ तो लॉस का जो अमाउंट है वो हम कंसाइनमेंट अकाउंट से ट्रांसफर करके अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बोलकर एक नया अकाउंट बनाएंगे और उसमें पूरा पैसा ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू। नाउ कमिंग टू आवर अनइंश्योर्ड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट,
अगर अनइंश्योर्ड है तो दूसरा जर्नल एंट्री क्या होगा? दूसरा जर्नल एंट्री कुछ नहीं, ये जो पैसा अभी अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में है, डेबिट है, वो पैसा हम अपने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एंड दैट इज इट। फाइन। यहां पे दो ही जर्नल एंट्री आएगा, एक और आएगा बाद में। अगर एक अनइंश्योर्ड है तो पहले क्या करेंगे, गुड्स को अब नॉर्मल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, मतलब डेबिट करेंगे, एंड उसके बाद अब नॉर्मल लॉस अकाउंट को क्रेडिट करके जो पैसा था वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे। डेबिट साइड में क्यों डालेंगे? बिकॉज एज वी नो पीएनएल का डेबिट साइड इज आवर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला साइड। ठीक है। नाउ these are the two journal entries when our stock is uninsured। ठीक है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग क्या है, अगर अनइंश्योर्ड है तो वहां पे पैसे वापस आने का कोई चांस नहीं है। अगर अब नॉर्मल लॉस हुआ तो पूरा पैसा क्या होगा, पहले अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में जाएगा और अब नॉर्मल लॉस से सीधा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनइंश्योर्ड गुड्स। नाउ यहां पे एक और जर्नल एंट्री होगी, बट दिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब होगा, जब मान लो कि ये थर्ड वाली जो जर्नल एंट्री ये स्पेसिफिक सिचुएशन में होगी। ये कब होगी? ये तभी होगी सिर्फ जबकि हमारा जो ये लॉस हो गया था, ये अब नॉर्मल लॉस का जो स्टॉक था वो हमने कुछ करके उसको मैंने स्क्रैप में बेच दिया। ठीक है। इफ आई एम एबल टू सेल दिस लॉस्ट गुड्स फॉर सम मनी इन स्क्रैप। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि ये 200 गुड्स हमने जो भेजे थे, ठीक है, ये 200 गुड्स हमने जो भेजे थे वो पूरा पूरा लॉस हो गया, 200 लॉस्ट। बट जो लॉस्ट हुआ उसमें से हमने ठीक ठाक करके रिपेयर करके 30 यूनिट्स repaired and sold for scrap। फिर से एक बार सिंपल, 200 यूनिट्स में से 200 लॉस हो गया, बट आफ्टर सम टाइम हमने देखा कि 30 यूनिट हमने रिपेयर किया एंड उसको हमने स्क्रैप पे बेच लिया। तो ये जो हम सेल करेंगे ना, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा वो देख लेते हैं। यहां पे गिवन भी है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसका जर्नल एंट्री सिंपल होगा। सबसे पहले तो अगर कुछ बेच रहे हैं तो हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट, ठीक है, या बैंक अकाउंट, बोथ आए होते हैं, दोनों ठीक है, डेबिट हो जाएगा। अब दूसरा चीज क्या है, दूसरा हमारा पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। एंड लास्टली हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। इसका अंडरस्टैंडिंग सिंपल है कि जहां पे हमें लगा था कि कुछ पैसे इसमें से नहीं आने वाले हैं, उसमें से मेरे पास कुछ पैसे आ जाते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हम वहां पे ये एंट्री मारेंगे। ठीक है। बट एक और चीज यहां पे ही समझ लो कि अगर आप ये जर्नल एंट्री मारते हो ना, अगर वहां पे क्वेश्चन में गिवन होता है कि स्क्रैप पे सेल हुआ है, अगर ये थर्ड वाली जर्नल एंट्री मारते हो तो ये सेकंड वाली जर्नल एंट्री फिर नहीं होगी। ठीक है। फिर क्या होगा आपका, फिर आपका यही वाला सिर्फ जर्नल एंट्री आएगा, बाकी ये फर्स्ट और सेकंड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप जब पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हो डेबिट साइड में, यहां पे भी पीएनएल डेबिट है, यहां पे भी पीएनएल डेबिट है, तो आप ट्रांसफर दो बार नहीं कर सकते हो। तो अगर ये फर्स्ट और ये सेकंड जर्नल एंट्रीज आप
दे रहे हो, मतलब कि कोई भी स्क्रैप वैल्यू पे सेल नहीं हो रहा है, तो आप ये नहीं दे सकते। और जब ये दे रहे हो, मतलब कि वहां पे गिवन है स्क्रैप सेल हो रहा है, देन दीज टू विल नॉट हैपन। सो दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द इंश्योर्ड abnormal loss. Fine. Okay, just give me 1 second. Yeah. अभी अनइंश्योर्ड abnormal लॉस का देख लिया हमने, दो जर्नल एंट्रीज थी, और अगर स्क्रैप है तो वो एक ही जर्नल एंट्री वहां पे हम डाल रहे हैं। फाइन। नाउ इफ देयर इज गुड्स विच आर इंश्योर्ड, तो वहां पे पहला जर्नल एंट्री को आपको वही वाला करना होगा, abnormal loss account डेबिट टू क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो दिस जर्नल एंट्री यू विल पास। यहां पे क्या होता है कि जो लॉस्ट स्टॉक है उसका अमाउंट हम कंसाइनमेंट से निकाल कर अब नॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री। नाउ द सेकेंड जर्नल एंट्री इज, ये जो ये जो अमाउंट अब नॉर्मल लॉस में आ गया, इसका इंश्योरेंस क्लेम हम करेंगे। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम का मतलब क्या है? इंश्योरेंस, जनरली इंश्योरेंस कैसे होता है कि मान लो पहले इंसिडेंट होता है। ठीक है, इंसिडेंट क्या हो गया, लॉस्ट बाय फायर। ठीक है, आपके कुछ गुड्स थे वो आग से जल के खत्म हो गए, इसका वैल्यू समझ लो 20,000 रुपए। ठीक है, ये लॉस बाय फायर का वैल्यू 20,000 रुपए है, और ये जो गुड्स हैं, दीज गुड्स आर इंश्योर्ड गुड्स। तो अब आप क्या करोगे, इंश्योरेंस क्लेम करोगे, इंश्योरेंस क्लेम। एंड जरूरी नहीं है हर दम कि इंश्योरेंस क्लेम 20,000 ही हो, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इंश्योरेंस क्लेम मान लो आपने 18,000 का किया। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको ज्यादा से ज्यादा कितना मिल सकता है, 18,000 ही मिल सकता है, पूरा 20,000 तो नहीं मिलेगा। तो यहां पे हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि इंश्योरेंस क्लेम कितना हुआ है, और फिर इंश्योरेंस क्लेम वाले जब पैसा देंगे, मनी रिसीव्ड फ्रॉम क्लेम। ठीक है, द थर्ड थिंग विल बी, दिस इज द फर्स्ट वन, ये इंसिडेंट हो गया। दूसरा अभी हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे कि जब आप इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हो। एंड तीसरा क्या होगा, जब इंश्योरेंस कंपनी आपको इस क्लेम के ऊपर पैसे ट्रांसफर करेगी। ठीक है, सो दिस इज द थ्री थिंग्स दैट विल हैपन इन इंश्योरेंस, इंश्योर्ड अकाउंट का जर्नल एंट्री, इंश्योर्ड गुड्स का जर्नल एंट्री। फाइन, सो द सेकेंड जर्नल एंट्री वुड बी when you are sending a claim to the insurance company। ठीक है, तो जब आप इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर भेज रहे हो, तो इंश्योरेंस कंपनी विल नाउ बिकम योर डेटर। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी विल नाउ बिकम योर डेटर टू, मैंने ये क्यों बोला कि इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर बन जाएगी? अच्छा, डेटर का मीनिंग सिंपल है कि डेटर आर दोज पीपल जो हमें पैसे देंगे। ठीक है, अभी यहां पे जब मैं क्लेम कर रहा हूं पैसों के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरा डेटर क्यों बन जा रहा है? क्योंकि आगे जाकर इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे देने वाली है। दैट इज सिंपल। ठीक है, एंड नॉमिनल अकाउंट का आप लोग देख लो, नॉमिनल अकाउंट का अगर हम रूल फॉलो करते हैं, सॉरी सॉरी नॉट नॉमिनल, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है ना, तो ये पर्सनल हो जाएगा। ठीक है, एज वी नो पर्सनल मतलब कोई भी लिविंग और आर्टिफिशियल पर्सन। तो इंश्योरेंस कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन,
तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट क्यों हो जाएगी? क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी यहां पे इंश्योरेंस कंपनी क्या है? इंश्योरेंस कंपनी इज रिसीविंग द क्लेम, ठीक है? इंश्योरेंस कंपनी इज रिसीविंग द क्लेम फॉर आवर लॉस्ट गुड्स। तो इस कारण से यहां पे इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हो जाएगी, ठीक है? अब जब इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी मुझे, आगे जाके हम लोग देखेंगे एक अगले जर्नल एंट्री में कि जब इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी तो ये क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंश्योरेंस कंपनी विल बी द गिवर, ठीक है? तो ये हो गया क्लेम वाला जर्नल एंट्री, ठीक है? नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज द थर्ड वन, जबकि इंश्योरेंस कंपनी क्या है? वो हमें पैसे ट्रांसफर करेगी। मान लो यहां पे इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्लेम किया 18,000, ठीक है? 18 के क्लेम हमने किया इंश्योरेंस कंपनी से। तो अब इंश्योरेंस कंपनी मुझे, मतलब के कंसाइनर को अगर पेमेंट ट्रांसफर करती है, तो द सिंपल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक व्हाटएवर, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्रेडिट। मैंने क्या बोला था? इंश्योरेंस कंपनी क्या है? पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो नाउ द इंश्योरेंस कंपनी इज द गिवर, सो इट इज क्रेडिटेड, एंड इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या दे रही है? कैश दे रही है, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज कैश इज रियल अकाउंट, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, ठीक है? नाउ दिस जर्नल एंट्री विल हैपन व्हेन द कंसाइनर इज रिसीविंग द मनी, ठीक है? ये जर्नल एंट्री कंसाइनर के बुक्स में है, तो कंसाइनर व्हेन रिसीव्ड बाय द कंसाइनर, व्हेन रिसीव्ड बाय कंसाइनर, ठीक है? जब इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली पैसे कंसाइनर को देगी तो ये जर्नल एंट्री थर्ड वाला ऐसे आएगा। बट यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि जो इंश्योरेंस है वो कंसाइनी ने लिया हो एंड इंश्योरेंस कंपनी इज सेंडिंग द मनी टू द कंसाइनी, तो यहां पे कैश के बदले कंसाइनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इज द डिफरेंस। यहां पे कंसाइनर अगर रिसीव कर रहा है तो कैश सीधा सीधा मुझे पैसे मिल जा रहे हैं, बट अगर मेरा जो कंसाइनी है जिसको मैंने गुड्स भेजा था उस वो रिसीव कर रहा है, तो पहले वो रिसीव करेगा, उसका अकाउंट में डेबिट करूंगा, फिर लास्ट में वो मुझे पैसे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है? जब लास्ट में फाइनल सेटलमेंट जब होता है इन द कंसाइनीज अकाउंट। सो दीज आर योर फर्स्ट 4 जर्नल एंट्रीज व्हेन abnormal loss is happening and the goods are insured, ठीक है? होपफुली ये समझ में आ गया होगा। फाइन, नाउ देयर आर अ फ्यू मोर एडजस्टमेंट्स, छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स है जो कि हम लोग अभी देखेंगे कि abnormal गुड्स के साथ और क्या क्या हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि abnormal गुड्स में से कुछ गुड्स बच गए हो, ठीक है? या रिपेयर कर लिए हो कंसाइनी ने एंड वो कंसाइनी अपने साइड से उसको बेच देता है, ठीक है? तो व्हेन द डैमेज गुड्स आर सोल्ड बाय द कंसाइनी, लुक ऑन योर स्क्रीन दिस पर्टिकुलर पार्ट, व्हेन डैमेज गुड्स आर सोल्ड बाय द कंसाइनी, ठीक है? तो इसका जर्नल एंट्री अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे होगा। सिंपल सा ही है, जैसे हमने अभी स्क्रैप वाला डिस्कस किया था कि कुछ वैल्यू स्क्रैप में बेच दिया जा रहा है, तो उसी तरीके से यहां पे भी होगा कि हमने जितना भी अमाउंट है वो फर्स्ट वाला जर्नल एंट्री में हमने क्या किया था, जितना भी लॉस हुआ था वो सारा अबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे एक मैं छोटा सा आप लोगों को ये बना दे रहा हूं, ये अबनॉर्मल लॉस अकाउंट है। फाइन, सो अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट कब होता है? जब लॉस होता है। तो मान लो मेरा लॉस हुआ 20,000 का, तो मेरा अबनॉर्मल लॉस अकाउंट
डेबिट हो गया 20,000। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इंश्योरेंस क्लेम किया 18,000 का। ठीक है, तो ये 18,000 कहां ट्रांसफर हो गए, ये 18,000 ट्रांसफर हो गए हमारे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट में। ठीक है, ये जो अभी ऊपर हमने जर्नल एंट्री किया था उसी का ये लेजर में बना रहा हूं। अब जब पैसे आएंगे इंश्योरेंस कंपनी से तो वहां पे नॉर्मल लॉस अकाउंट का कोई काम नहीं है, वहां पे कंसाइनी अकाउंट आएगा या तो क्या आएगा, कैश या बैंक आएगा। ठीक है, बट अभी मान लो ये जो 2,000 यहां पे बचे हुए, 20,000 में से 18,000 गए, 2,000 बचे हुए, तो ये 2,000 जो बचे हुए हैं वो क्या करता है, वो कंसाइनी बेच देता है फॉर सम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ये जो अमाउंट है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एडजस्ट होगा कंसाइनी के अकाउंट में। ठीक है, तो यहां पे मान लो कि 2,000 का जो गुड्स है वो क्या हो रहा है, वो आपका कंसाइनी बेच रहा है। सो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे कंसाइनी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, ऑन इन नॉर्मल लॉस अकाउंट वी विल डेबिट द कंसाइनी। ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली इट। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, तो यहां पे हम कंसाइनी को डेबिट करेंगे एंड दैट विल गिव द इफेक्ट ऑफ द जर्नल एंट्री। फाइन, तो ये छोटा सा एंट्री था। नाउ मूविंग एड, ये वाला उतना ज्यादा आपके इसमें आएगा नहीं। नेक्स्ट वाला हमने 4 जर्नल एंट्रीज किया था, ये जो अभी किया वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कंसिडर मत करो, इसीलिए मैं सीधा जा रहा हूं 5th जर्नल एंट्री पे। 5th जर्नल एंट्री क्या होगा, द 5th जर्नल एंट्री वुड बी द प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर। ठीक है, अभी हमने इंश्योरेंस का पैसा ले लिया। ठीक है, इंश्योरेंस का पैसा किससे ले लिया, हमने इंश्योरेंस का पैसा ले लिया हमारे इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, बट इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लेने के बाद भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ेगा जो जितना पैसा हमें नहीं मिला, द अमाउंट ऑफ मनी विच वी डिड नॉट गेट, वी हैव टू ट्रांसफर दैट टू द P&L अकाउंट। व्हाई, बिकॉज मान लो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि 20,000 का गुड्स था एंड 20,000 में सिर्फ 18,000 ही हमने क्लेम किया और इंश्योरेंस कंपनी ने उतना पैसा दिया, तो दिस रिमेनिंग 2,000 इफ इट इज नॉट सोल्ड बाय द कंसाइनी विल बी स्टिल रिमेनिंग। तो ये 2,000 जो बच गया वो मेरा P&L अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो अगला एंट्री क्या होगा, P&L अकाउंट डेबिट टू अब नॉर्मल लॉस अकाउंट। Why? Because the remaining amount is my loss. ठीक है, तो वो डेबिट साइड में जाएगा P&L का। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री, ओके, दिस आई विल नॉट डिस्कस हियर, दिस इज नॉट अ सेपरेट जर्नल एंट्री। ये जर्नल एंट्री क्या, अगला वाला पॉइंट क्या है, रीड द हेडिंग, व्हेन द लॉस इज पार्टली इंश्योर्ड। पार्टली इंश्योर्ड मतलब कि 20,000 का लॉस हुआ है बट मैंने पूरा स्टॉक को इंश्योर नहीं किया हुआ था, 20,000 में से मैंने 10,000 का ही स्टॉक इंश्योर किया था। तो वो हम लोग जब क्वेश्चन डील करेंगे तो वहां पे आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगा, इसको अलग से मैं यहाँ पे डील नहीं कर रहा हूँ। तो नाउ विल डायरेक्टली गो इनटू सीइंग अ क्वेश्चन। ठीक है, विल डायरेक्टली सी वन क्वेश्चन हियर नाउ। Okay, let's see this question. The question is, Swastik Oil Mills Mumbai consigned 5,000 kg of castor oil to Das of Kolkata on 1st January 2012. Quickly screenshot this जिससे कि आप लोग बाद में इसको पूरा सॉल्व कर सके, मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे करना है। The cost of the oil was
460 पर केजी, ठीक है, 5000 oil at 460 per kg. Fine. The Swastik oil mills paid rupees 2 lakh for packing, freight and insurance. तो ये कंसाइनर का एडिशनल एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, ये इनपुट एक्सपेंसेस है। क्यों? क्योंकि पैकिंग, फ्रेट एंड इंश्योरेंस के बिना ये जो गुड्स है ये कंसाइनी तक पहुंच ही नहीं सकता। आप लोग के बुक में रेकरिंग नॉन रेकरिंग के कॉन्सेप्ट से बताया हुआ है, वहां पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए बार बार मैं ये इनपुट और आउटपुट वाला बता रहा हूं, ठीक है। इनपुट का मतलब क्या है? ऐसे कॉस्ट जो कि आपको गुड्स को कंसाइनी तक पहुंचाने के लिए और जस्ट सेल होने के पहले तक लगता है, ठीक है। गुड्स के अंदर वो इम्प्लिसिट है, सॉरी एक्सप्लिसिट है, उसी के अंदर है। फाइन, आप लोग हम लोग सॉल्व करेंगे तब क्लैरिटी मिलेगा आप लोगों को। During the transit, 125 kg were accidentally destroyed, for which the insurers paid directly to the consignor rupees 45,000 in full settlement of the claim. ठीक है, तो कुछ गुड्स 125 kg डिस्ट्रॉय हो गया एक्सीडेंट से। यहीं पे समझ जाओ, एक्सीडेंट बोला गया है तो अब नॉर्मल लॉस है, एंड इंश्योर्ड भी है। अगले ही उसी पॉइंट में दिया हुआ है कि इंश्योरर्स पेड, मतलब कि ये इंश्योर्ड था एंड हमने क्लेम किया तो इंश्योरेंस वालों ने हमें पेमेंट दिया 45,000 का फुल सेटलमेंट। दास टुक डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट ऑन 10th जनवरी, ठीक है। ऑन 31st March 2012, दास रिपोर्टेड दैट 3,750 kg were sold at 600 rupees. The expenses being on go down rent 30,000, on advertisement 40,000 and on salesman salaries 64,000. यहीं पे समझ जाओ, गो डाउन रेंट 30,000 जो है वो इनपुट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कब लगता है? ये आपके कंसाइनी के पास गुड्स पहुंच जाने के बाद लगता है, ठीक है। गुड्स के अंदर, गुड्स के साथ ये एक्सपेंसेस मिले हुए हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट 40,000, ये भी क्या है? आपका गुड्स को बेचने के लिए लग रहा है आगे बाद में। एंड सेल्समैन सैलरीज तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि ये सामान को बेचने पे लग रहा है। फाइन, सो ये सारे आपके इंक्लूडेड नहीं होंगे। फाइन, ओके। नाउ दास इज entitled to a commission of 3% plus 1.5% डेल क्रेडिट। डेल क्रेडिट है मतलब दास ने गारंटी दिया है कि मैं आपका क्रेडिट सेल्स का पैसा पूरा, मतलब मैं उसका गारंटी लेता हूं। नेक्स्ट, a party which has bought 5,000 kg was able to pay only 80% of the amount due from it. तो हमने ये भी पता है कि कैसे एडजस्टमेंट करना है कमीशन के साथ, ठीक है। तो ये आप लोगों को हो जाना चाहिए। दास रिपोर्टेड अ लॉस ऑफ 50 kg ड्यू टू लीकेज। नाउ दिस इज नॉर्मल लॉस, ठीक है। ये 50 kg लीकेज से हुआ है। नॉर्मली ये बिजनेस में होता ही है कि लीकेज के कारण सामान खराब हो जाता है। Assuming that Das paid the amount due by bank draft, show the books of accounts, ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहां पे हम लोग अभी देखेंगे। फाइन, तो क्वेश्चन आप लोगों को आई होप क्लियर है। वी विल गो डायरेक्टली टू द सॉल्यूशन। We'll directly go to the solution. Just 1 second. Okay. आई होप क्वेश्चन आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया है। नहीं किया है तो आप लोगों के पास लिखा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज बहुत डिफिकल्टी होगी क्वेश्चन को करने में, ठीक है। शुरुआत करते हैं।
कंसाइनमेंट अकाउंट आप लोगों को फुल फॉर्मेट में लिखना है। मैं यहाँ पे समझाने के लिए सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट एंड दैट्स इट। आप लोगों को पूरा करना है, ठीक है। ओके, द फर्स्ट थिंग, कंसाइनी ने कंसाइनर को, स्वास्तिक ने दास को जो गुड्स भेजा वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना अमाउंट है? इट इज 5000 इंटू 460, ठीक है। 5000 इंटू 460, ठीक है, विच इज इक्वल टू 23 lakhs। ये आपका पहला जर्नल एंट्री हो गया। नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगा? जो आपके कंसाइनर ने एक्सपेंसेस किए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंसेस नहीं आएगा, यहाँ पे आपका बैंक या कैश अकाउंट आएगा। आप लोगों को लिख ही देता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है। ये आएगा एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। दिस विल कम फॉर एक्सपेंसेस, सो द अमाउंट विल बी 2 lakh rupees। Done. Third thing that will come on the debit side is the expenses of the consignee, ठीक है। कंसाइनी के एक्सपेंसेस कंसाइनी अकाउंट में होते हैं, तो इस कारण से यहां पे क्या आ जाएगा? दास अकाउंट, ठीक है। अंदर वाले कॉलम में हम उसका एक्सपेंसेस को अलग अलग लिखेंगे। पहला है गोडाउन का 30,000, उसके बाद दूसरा है एडवर्टाइजमेंट का 40,000 एंड थर्ड वन इज सेल्समैन का सैलरी 64,000। ये तीनों को अंदर लिखने के बाद टोटल अमाउंट वी विल राइट आउटसाइड हियर। सो 40, 30, 70, 70 एंड 60, 134, 1,34,000। फाइन, यहां तक होपफुली क्लियर होना चाहिए। अब ऑन द राइट साइड, क्रेडिट साइड में जनरली क्या आता है? पहला चीज, इट इज द सेल। बट यहां पे गुड्स पहुंचने से पहले, कंसाइनर से कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचने से पहले ही मेरा अबनॉर्मल लॉस हो जाता है। तो यहां पे सबसे पहला चीज क्या आएगा? इट विल बी द अबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। एंड यहां पे हम अभी कैलकुलेट करेंगे, वो अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। ये यहां पे मैं बाकी रख रहा हूं, अभी कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल राइट दिस। नेक्स्ट थिंग विच विल कम इज द सेल, ठीक है। सेल यहां पे ऑब्वियसली अगेन आप लोग कंफ्यूज मत हो, सेल कंसाइनमेंट अकाउंट में सेल के नाम से नहीं आएगा, वो भी कंसाइनी अकाउंट के नाम से आएगा। ये जस्ट समझने के लिए मैंने से लिखा है। एंड द अमाउंट विल बी हाउ मच? इट विल बी इट इज दिस 3750 इंटू 600 गिवन है, 3750 इंटू 600। उसने इतना सामान बेच दिया। फाइन, so the amount will be 22,50,000, ठीक है ना। The next thing which will come is on the debit side, not on the credit side में भी आएगा कुछ यहाँ पे, but debit side में अगला एंट्री होगा, it will be the commission, ठीक है। दास अकाउंट एंड वहां पे ब्रैकेट में कमीशन, ठीक है। ये भी अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, हम अभी कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल राइट दिस, ठीक है। ओके, द लास्ट टू थिंग्स, वन हियर एंड वन हियर,
सिंपल है, यहां पे आएगा वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है, एंड हियर इट इज द P&L अकाउंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, फाइन. सो दिस इज योर कंसाइनमेंट अकाउंट. Two things are missing, one here and one here. The moment we calculate these two, we will be able to calculate this and we will get this. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अब नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद कमीशन कैलकुलेट करेंगे, फिर वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करेंगे एंड आवर कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी डन. फाइन, ओके. सो आई होप ये स्ट्रक्चर आप लोग पहले ही प्रिपेयर कर लेंगे. उसके बाद आप लोग अननोन जो कि आपको अभी मिला नहीं है वो कैलकुलेट करना शुरू करेंगे. ठीक है, सो क्विकली आई ओके फाइन. सो सबसे पहला हम क्या कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट थिंग दैट वी विल कैलकुलेट इज द वैल्यू ऑफ आवर अनसोल्ड स्टॉक. No, the first thing that we will calculate is the value of the abnormal loss. ठीक है, three things we have to calculate. The first one is value of abnormal loss. Okay, this is the first thing. Now, abnormal loss कितना हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहले ये चीज आइडेंटिफाई कर लीजिए. ठीक है, abnormal loss हमारा 125 केजी का हुआ है. 5000 केजी में से लॉस 125 केजी. ठीक है, ये आपने समझ लिया. अब ये इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसका वैल्यू पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू जो वहां पे कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, इंटू 460. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन कि 5000 kg at 460 is the value of this 500 kg of goods. This is equal to 23 lakh. बट इस वैल्यू के साथ मेरा ऐड हो रहा है कुछ और वैल्यू भी, जो कि है मेरा फ्रेट, इंश्योरेंस एंड पैकेजिंग. ठीक है, जो कि है आपका 2 लाख रुपीज. नाउ व्हेन आई सी द वैल्यू ऑफ माय 5000 kg, I mean both of this. When I say the cost of 5000 kg, I mean only this 23 lakh rupees. ठीक है, मैंने शुरुआत में क्या बोला था कि ये 125 kg का वैल्यू निकालने के लिए हमें 5000 kg का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ना कि कॉस्ट. यहाँ पे 5000 kg का कॉस्ट है 460 kg, बट इसका वैल्यू क्या है? 460 kg मतलब 23 लाख प्लस द फ्रेट, इंश्योरेंस, पैकेजिंग. ठीक है, तो टोटल वैल्यू ऑफ माय 5000 kg इज 2 लाख 2 लाख 30, oh 2 लाख 25 lakh, sorry, 25 lakh. This is 2 lakh, right? Okay, 23 lakh plus 2 lakh 25 lakh. So value of my 5000 kg of commodity is 25 lakh. So simply 25 lakh divided by 5000 will be the value of 1 kg of commodity. So 25 kg का निकालने के लिए multiplied by 125. That is it. So हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा? हमारा कैलकुलेशन 125 kg का कैसे होगा? 25 लाख divided by 5000 is the value of 1 kg. तो 125 kg का
मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, कितना है? So the value is 62,500 rupees. So this is the value of my abnormal loss. ठीक है, होप दिस इज वेरी क्लियर. हमारा कॉस्ट 5000 केजी का दिया हुआ है 460, उसके साथ हम ऐड करेंगे हमारा इनपुट एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनर. That will give me 25 lakh as the total value of this 5000 kg. टोटल वैल्यू 5000 का आ गया, तो हमने टोटल वैल्यू 1 kg का निकाला, विच इज इक्वल टू 500. फिर 125 का मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ माय अबनॉर्मल लॉस 62,500. सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी वर सपोज्ड टू कैलकुलेट. होप वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी. Now the next thing that we will calculate is the commission. Commission काफी easy है, इसमें कुछ difficulty उतना होना नहीं चाहिए. Okay, so the commissions are 3% and 1.5. Commissions are 3% and 1.5%. ठीक है, एंड यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं गया है कि ये जो डेल क्रेडिट कमीशन है ये क्रेडिट सेल्स पे दिया गया है. मतलब कि दोनों ही कमीशन जो है वो मेरा टोटल सेल्स पे दिया जाएगा. सो नाउ टोटल सेल्स इज गिवन एज 22,50,000 आई थिंक, या 23,50,000 है. जस्ट अ सेकंड, 22,50,000. फाइन. सो इस पे पहला फर्स्ट वन मल्टीप्लाइड बाय 3%, दूसरा मल्टीप्लाइड बाय 2.5, मतलब कितना हो गया 3/2, 3/2 into 100. So this will be how much? 67,500 and this will be 33,750. ठीक है, that is it basically. So the total will be basically, ये जो है 3/2 इसलिए मैंने दिखाया क्योंकि ये 3 है तो 67,500 है. 3/2 करके आप लोगे तो इसका हाफ हो जाएगा, इसलिए इजी कैलकुलेशन होगा आपके लिए. इसको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, यू विल गेट इट. फाइन. सो द टोटल कमीशन विल बी 1,01,250. दिस इज योर टोटल कमीशन. तो 3 चीजें कैलकुलेट करनी थी. पहला वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, अभी अब नॉर्मल हमने किया. दिस वाज वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड था. एंड द लास्ट थिंग दैट वी विल कैलकुलेट इज द वैल्यू ऑफ आवर अनसोल्ड स्टॉक. वो भी इजी है, वो जैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे हमारा आंसर भी हो जाएगा कंप्लीट. वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक. फाइन. ओके, सबसे पहले अगेन वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, क्वांटिटी कितना है. ये तो वैल्यू है, क्वांटिटी हमें पहले देखना होगा. 5000 केजी निकला था कंसाइनमेंट पे, लॉस हो गया कितना 125 पे, पहुंचा कितना 5000 माइनस 125 विच इज 4875. ठीक है, 4875 पहुंचने के बाद फिर से लॉस हुआ. दिस इज अबनॉर्मल, दिस इज नॉर्मल लॉस 50 केजी. ठीक है, अब
उसके बाद कुछ सेल भी हुआ है। सेल कितना हो गया? सेल कितना केजी हो गया? 360 था शायद, 3750। ठीक है, 3750 kgs हैज बीन सोल्ड। ठीक है, सोल्ड 3750 kg। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चार्ट है। तो 3750 kg हमने अगर सोल्ड कर दिया है लास्ट में, तो हमारे पास बच रहा है कितना? 125 माइनस किया, फिर 50 माइनस किया, फिर 3750 माइनस किया। सो वी हैव अ टोटल ऑफ 1075 अनसोल्ड इज इक्वल टू 1075 kg। इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा ध्यान से समझ लो, ये कुछ है नहीं। एंड आपको सबसे पहले यही करना होगा कि कितना यूनिट्स बचा होगा। फाइन, नाउ लेट्स डू द वैल्यूएशन। ओके, सो कैलकुलेट करते हैं। अनसोल्ड स्टॉक कितना है हमारा? 1075 kg। ठीक है, ओके। शुरुआत में 5000 kg का वैल्यू कितना है? 460, 23 लाख। फाइन, बट 5000 kg तो बचता नहीं है, हमारे पास बचता है 4875 kgs। ठीक है, इतना ही बचता है। तो 4875 kgs का अगर हम वैल्यू निकालें, ठीक है, सो हाउ मच डू आई गेट? just 1 second। ओके, सो 4875 का अगर हम वैल्यू निकाले, सो वी विल गेट 22,42,500। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक। ठीक है, अब इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे हमारा जो 2 लाख, हमारा जो 2 लाख का एक्सपेंसेस था। बट वेट, 2 लाख का एक्सपेंसेस 5 लाख, सॉरी 5000 केजी के लिए था। 4875 केजीज के लिए 2 लाख नहीं होगा। तो हमें यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 2 लाख का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस 4875 केजी के लिए कितना है। तो कुछ नहीं, 2 लाख डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाइड बाय 4875 कर देंगे, तो इट विल गिव यू 1,95,000। ठीक है, तो अगर 5 लाख का एक्सपेंसेस 2 लाख था, तो 4875 का एक्सपेंस है 1,95,000। तो हम 4875 का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसीलिए ऐड क्या करेंगे? 1,95,000। तो यहां पे ऐड करेंगे 1,95,000। क्लैरिटी है सबको? एक बार फिर से मैं बता देता हूं। 5000 केजी का वैल्यू था 23 लाख, बट 125 वेस्ट हो जाता है, तो बचता है 4875, जिसका वैल्यू है 22,42,500। इसके साथ हम इनपुट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, जो कि है 2 लाख रुपए 5 केजी के लिए। तो 4875 केजी के लिए 1,95,000 होगा। तो हमारा टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? आवर टोटल वैल्यू विल बी 24,37,500। 24,37,500। ये कितने का है? 4875। ठीक है, ओके। नाउ द लास्ट पार्ट इज, ये ऑन पेपर मेरे पास 4875 केजी है ऑन पेपर, बट इन रियलिटी मेरे पास 4875 केजी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे 50 केजी नॉर्मल लॉस भी हो रहा है। तो
In reality, how much stock do I have? I have 4825 kg and उसका वैल्यू इतना है, 4825 kg का वैल्यू इतना है। तो 1 kg का वैल्यू 2437,500 divided by 4825, which will come in some point value। ठीक है, तो हमारा 1075 kg का कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे 1075, जितना वैल्यू आएगा दैट इज योर वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक ऑफ 1075 kg। ठीक है, तो कितना वैल्यू आ रहा है? द वैल्यू शुड रफली बी 5 लाख 43,070। इग्नोर द पॉइंट्स, अगर पॉइंट है तो उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट। आई विल रिपीट दिस वन लास्ट टाइम। 5000 kg का कॉस्ट है 23 लाख रुपीज, बट we do not have 5000 kg, we have 4875 kgs only because of abnormal loss. So what is the value, what is the cost of 4875 kg? It is 22,42,500। ठीक है, now इस 4875 kg में कॉस्ट भी है, एक्सपेंसेस सॉरी एक्सपेंसेस भी है। 2 लाख रुपए का 5 लाख पे था, तो 4875 पे 1,95,000 है, जिसको ऐड कर देंगे। तो 4875 kgs का वैल्यू है इतना। ठीक है, ऑन पेपर। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूं ये वर्ड, ऑन पेपर मतलब कि मुझे लग रहा है इतना है, बट यहां पे मुझे ध्यान देना होगा कि 50 kg नॉर्मल लॉस हो गया है, तो मेरे पास एक्चुअली में बचा है 4825 kg। तो इन रियलिटी 4825 kg का वैल्यू है इतना। ठीक है, दिस इज ऑन पेपर, दिस इज रियल। तो अब 1 kg का वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड दिस बाय दिस, एंड 1075 kg का निकालने के लिए मल्टीप्लाई विद द वैल्यू। So I will be left with this and point something something, ignore the points. So this is the value of your unsold stock. Fine. Okay. Okay, so this was the value of my unsold stock. So now all of the calculation part is done. I will show you the final consignment account. Just give me a second. Okay, so this is your final consignment account. So as you can see on the credit side, we have the value of our unsold stock. ठीक है, 5,43,070। सो राउंड ऑफ करेंगे हमने अभी जो कैलकुलेट किया वैल्यू, व्हेन वी राउंड इट ऑफ वी गेट दिस वैल्यू 5,43,070। वहां पे 69 आता है, उसको राउंड ऑफ करके हमने 70 किया है। ठीक है, आई थिंक सबको राउंड ऑफ करना तो एटलीस्ट पता ही होगा। Okay, next part on the debit side, you will see that the commission has come to a total of 1,01,250. ठीक है, and again on the credit side you will see the abnormal loss value as 62,500, जो हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था। ठीक है, लास्ट थिंग यू हैव टू डू हियर इज डेबिट साइड को टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, एंड वी विल subtract both the sides to get the profit और loss value। प्रॉफिट आता है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, लॉस आता है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, एंड दैट विल बी योर कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, so that is it for today. I hope that everybody has understood this and everybody will be able to solve similar questions given in your practice. And obviously if you have doubts you can go ahead and ask the questions in the comment section.